जी हाँ, तो विधानसभा में बैकडोर से भर्ती के कारण निकाले गए 238 कर्मचारियों की मुश्किलें जो हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक और जहां पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने ये साफ किया है कि ये मामला जो है वो डबल बेंच तक ले जाया जाएगा। तो वहीं बहाल किए गए जिन लोगों की बहाली नहीं हो पाई है, जिन कर्मचारियों को निकाला गया था, वो कर्मचारी अब न्याय की दरकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया था उसके बावजूद भी उनको क्यों वापस से भर्ती नहीं किया गया है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेंद्र चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनीता विद्यार्थी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। दर्शन डोभाल जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवतार सिंह रावत जी, अधिवक्ता हाईकोर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में सुनीता जी आपसे करना चाहूंगी, और मैं सबसे पहले सबकी प्रतिक्रिया लूंगी, इसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सुनीता जी, जिस तरीके से बहाली को लेकर ये मामला हाईकोर्ट में गया, जो कर्मचारी निकाले गए थे उन्होंने इस पर मांग की थी कि इसको किया जाए और हमें वापस नौकरी पे रखा जाए। उनकी बहुत सारी बातें थी कि उनको नोटिस नहीं दिया गया था और तमाम चीजें थी। अब रितु खंडूरी जी ने कहा है कि हम डबल बेंच पे लेकर जाएंगे, और कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने ये भी कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। सुनीता जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी जी जी, यशी जी, देखिए अभी जिस प्रकार से ये पूरा मैटर है, इसमें स्टे लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए हम लोग पूरा जो है विधिक राय ले रहे हैं, और जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग यही है कि इस पे और ज्यादा इस मामले में जाने की जरूरत है। और इसीलिए इस मामले में जो है डबल बेंच में जाने की तैयारी हो रही है लीगल एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जिस प्रकार से ये भर्तियां हुई थी और बैकडोर भर्तियां थी, और तमाम जो हमारी जनता और सभी लोग जो थे बहुत इस चीज से आहत थे, चाहे वो कुंजवाल जी की भर्तियां थी या चाहे उसके बाद जो हुई भर्तियां वो थी। तमाम चीजों में बहुत सारे पेंच जो थे वो आए थे सामने, और उसमें यही था कि जो भी हो योग्यता के अनुसार हो और एक ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग कुंजवाल जी होनी का चाहिए। नाम तो आपने ले लिया, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का भी तो नाम ले लेती हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जितनी भी हुई हैं, जितने भी हमारे स्पीकर्स रहे हैं आज तक, जितने रहे हैं जब से उत्तराखंड बना है तब से लेकर आज तक, जितनी भी चीजें हैं अगर वो नियमानुसार नहीं हुई है, और अगर उनको हम सभी ने देखा है कि कहीं ना कहीं, चाहे वो हमारे अग्रवाल जी के टाइम की बात हो या कुंजवाल जी की बात हो, और अन्य सारे पहले भी भर्तियां हुई हैं, उनके पहले भी भर्तियां रही हैं, यशपाल आर्य जी की बात करें, कपूर जी की करें, बहुत सारे ऐसे मैटर हैं, क्योंकि सभी में एक नियमावली होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी जनता के जो हक और अधिकार है, और जहाँ पे हम बात करते हैं कि सभी को एक समान हम लोग देखते हैं, और जो भी हो नियमानुसार हो, क्योंकि सभी को जो है मौका मिलना चाहिए। और इस तरीके की अगर बैकडोर, और जहाँ पे विशेषाधिकार वाली बात आई थी इस पूरे मैटर में, तो विशेषाधिकार और नैतिकता ये दोनों देखिए बहुत ही आसपास है। अब इसमें वही है कि विवेक कितना यूज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें रही। और मैं तो कहती हूँ कि ऐसी सभी भर्तियां जिनमें कोई नियम फॉलो नहीं किए गए हैं, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे जनता के साथ तो छलावा है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हर चीज जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ में होनी चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए हर गवर्नमेंट की जो भी आए, कि अपने जिन लोगों ने विश्वास के साथ हमको सत्ता में लाया है, और जो हमारी गाइडलाइंस है, जो हमारी नौकरियों की एक नियमावली बनी है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वही हमारा प्रयास है कि सबके साथ जो है न्याय हो, किसी कोई भी ऐसा ना हो उसमें कि कहीं किसी को स्पेशल प्रिविलेज मिलने की बात हो, या किसी ने फायदा अगर ऐसा उठाया है। तो अब देखिए जब बात खुली है तो अब इसमें सही तरीके से सब व्यवस्था जो है दोबारा बननी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दर्शन डोभाल जी, हमारे साथ सेमवाल जी भी जुड़े हुए हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? अनम्यूट करें प्लीज खुद को। सेमवाल जी अनम्यूट करें प्लीज खुद को, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। ओके ओके, अब आ रही है? जी जी जी, कंटिन्यू। विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं जी, हर एक भर्ती का अपना एक क्राइटेरिया होता है। कहीं डॉक्टरी की परीक्षाओं में वॉक इन इंटरव्यू होता है, तो कहीं केवल लिखित होता है, कहीं केवल मौखिक होता है। ये नियोक्ता के ऊपर होता है कि वो किस तरीके की भर्तियां कराना चाह रहे हैं, किस तरीके क्या क्राइटेरिया वो अपनाना चाह रहे हैं। और अगर विधानसभा में जो क्राइटेरिया अपनाया गया है
उसमें जो भी गलत है वो सीधे सीधे जिम्मेदारी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष की है, क्योंकि विधानसभा सचिव के भी बॉस जो है विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। और आपने देखा होगा, आपने कई मीडिया के थ्रू भी पूछा होगा आपके रिपोर्टर्स ने, कि ऐसा कोई भी विधानसभा अध्यक्ष नहीं जिसने ये ना कहा हो कि मैंने भर्तियां नहीं कराई। कुंजवाल जी ने भी कहा कि हाँ मैंने अपने रिश्तेदारों की भर्तियां कराई, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी कहा कि हाँ जी मैंने कराई जी। तो जिन लोगों ने भर्तियां कराई, जो कह रहे हैं कि हाँ मैंने कराई, रितु खंडूरी जी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उनको एक सो कॉज नोटिस तक नहीं दिया। प्रेमचंद अग्रवाल जी वर्तमान में भी कैबिनेट मिनिस्टर के पद पे बने हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसे में जो लोग नौकरी लग गए उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करना, उनको निकाल देना, और वो भी सिर्फ एक चुनिंदा टाइम पीरियड के लोगों को निकालना। और उसमें भी रितु खंडूरी जी ने क्या किया कि जब 2016 वाले और 2022 वाले लोगों को निकाला गया, उसमें से भी कई सारे लोग इनके चहेते ऐसे थे, सबको मीडिया वालों से लेकर के सबको ये मालूम होगा कि 2016 से लेकर 2022 वाले लोग निकाले गए, लेकिन इसमें रितु खंडूरी जी के कुछ चहेते थे 4-5 लोग, उनको मैडम ने नहीं निकाला, नहीं बर्खास्त किया। और उनमें से भी जिन लोगों को निकाला गया उसमें से भी 2-3 इन्होंने वापस अपने स्टाफ में बुला लिए। तो फैक्ट क्या है कि जिन्होंने भर्तियां कराई, जिन्होंने साफ बोला कि हाँ जी हमने कराए, जो जिम्मेदार थे भी डायरेक्ट, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्ष 2000 से ही नहीं बल्कि राज्य बनने से भी पहले से जो उत्तर प्रदेश से राज्य बनने पे उत्तराखंड आए थे, उनकी चयन में भी कोई क्राइटेरिया नहीं अपनाया गया। सेम क्राइटेरिया जो अभी भी अपनाया गया वो तब भी अपनाया गया। वो राज्य बनने से पहले भी जो लोग आए, राज्य बनने के साथ जो आए, और राज्य बनने से लेकर के 2016 तक जो लगे, 3 स्टेप है। पहला राज्य बनने से पहले से जो आए यूपी से, दूसरा राज्य बनने के बाद 2016 तक जो लगे, और तीसरा जो 2016 के बाद हुआ जी। तो जब जांच का और कार्रवाई का क्राइटेरिया विधानसभा अध्यक्ष जी ने बोला कि क्योंकि चयन पर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया गलत थी, क्राइटेरिया गलत था, मानकों का पालन नहीं हुआ नियुक्ति में, इसलिए निकाला गया। तो जब सबका क्राइटेरिया एक था तो कायदे से तो इनको पूरी विधानसभा ही खाली कर देनी चाहिए थी, जब सबका क्राइटेरिया एक था। 2016 के बाद से भी कुछ लोगों को नहीं निकाला, ये कहीं मीडिया में अभी तक आया नहीं है, पहली बार आपके सामने खुलासा। ठीक है, अब आप जब इतना खुलासा कर ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि वो 4-5 लोग कौन है। थपलियाल हैं जो पीआरओ रहे हैं, जिनको वापस ले लिया गया, और मेरे पास नाम ये नाम सुनीता जी बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि जवाब आपसे लूंगी मैं। मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, अगर आप मेरे को 2 मिनट का वक्त दे देंगे तो मैं नाम मंगवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ब्रेक का कमांड आ रहा है, मैं वापस आऊंगी, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और बैकडोर भर्ती पर आपको बता दें कि विधिक राय की बात कही जा रही है, जहां पर लोग हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं, हाईकोर्ट पहुंचे थे और उसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया था कि इन लोगों को बहाल कर रहे हैं विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती को लेकर, जिसमें 238 कर्मचारी निकाले गए थे। और विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि अभी तक किसी भी निकाले गए कर्मचारी को दोबारा विधानसभा में नियुक्ति नहीं दी गई है और विधानसभा अपने स्तर पर इस मामले में विधिक राय ले रही है। और अब फैसला किया गया है कि इस मुद्दे को डबल बेंच पर ले जाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी जाएगी और इस मामले में वो पीछे नहीं हटेंगी। रितु खंडूरी ने इशारे में कहा कि जरूरत पड़ी तो इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाया जाएगा। मतलब साफ हो गया है कि विधानसभा से निकाले गए 238 कर्मचारियों के लिए अभी तक राह आसान नहीं हो पाई है। तो वही विपक्ष भी विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है, चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। और मैं शिव प्रसाद सेमवाल जी का रुख करना चाहूंगी, इसके बाद सुनीता जी आपका रुख करूंगी मैं। शिव प्रसाद जी। मैडम, सबसे पहले बात यह है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैम ने किया क्या। ठीक। इसके बाद मैडम ने क्या किया कि खुद भी बिना वैकेंसी के, बिना विज्ञापन निकाले हुए, उत्तराखंड के नहीं, कुंजवाल ने, प्रेमचंद अग्रवाल ने और इससे पूर्ववर्तियों ने फिर भी उत्तराखंड के लोगों को नियुक्त किया। जन आंदोलनों से और कई सादतों से बने इस राज्य में रितु खंडूरी जी क्योंकि खुद दिल्ली की हैं, इनका वोटर कार्ड दिल्ली का है, ये खुद दिल्ली रहती हैं, ये करवा चौथ के व्रत मनाने से लेकर के सारे बार त्योहार, दिल्ली दीपावली, होली सब दिल्ली में मनाती है।
और ये जब विधानसभा में अध्यक्ष बनी तो ये वहां से कर्मचारी भी दिल्ली से ले आई मैडम, 2 बिहार से ले आई, 2 पटना से ले आई, 2 यूपी से ले आई। तो जब हमने इनसे सवाल किया कि मैडम आपने बिना क्राइटेरिया वाले लोगों को तो बाहर निकाल दिया और आपने खुद यही काम कर दिया, ऐसा क्यों? तो बोली कि जैसे पहले वालों ने किया, इसके वीडियो हैं, आप लोगों ने भी चलाए होंगे। मैडम ने बयान दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, जैसे प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया, जैसे कुंजवाल जी ने किया, मैंने भी वैसे ही किया। शिव प्रसाद जी, आपने 2 मिनट मांगे थे, तो आपने क्या वो नाम खोज लिए कि वो कौन से नाम है जिनको नहीं निकाला गया है? एक सेकंड, आप तब तक ठीक है सुनीता जी जवाब दीजिए। डिस्कस करिए, मैं सुनीता जी ठीक है शिव प्रसाद जी वापस आऊंगी, जब आप नाम ढूंढ लीजिएगा तो बता दीजिएगा। सुनीता जी, आरोप लग रहे हैं, पहली बात तो और लोग कह रहे हैं कि नीति और नियत साफ नहीं है। दूसरी बात यह कि सेमवाल जी अलग ही दिशा में जा रहे हैं। उनका यह कहना है कि कुछ चुनिंदा लोगों को जो फेवरेट थे रितु खंडूरी जी के, उनको नहीं हटाया गया है और उनको नौकरी में रखा गया है और 2016 से 22 तक की जो लोग थे बस वही निकाले गए। और राजेंद्र जी की तरफ से सवाल उठाया गया और डोभाल जी भी कह रहे हैं कि किस प्रक्रिया के तहत लाया जाएगा, क्या प्रक्रिया बदल दी जाएगी, कोई रोड मैप तैयार कर लिया है क्या? जी देखिए, यहाँ पे स्पष्ट बात है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पे प्रहार पूरे प्रदेश में चल रहा है, विधानसभा अध्यक्ष भी उसी राह पे है और विधानसभा अध्यक्ष भी यही चाहती है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है, किसी के भी काल में हुआ है, अभी उन्होंने 16 से 22 की बात की है क्योंकि चरणबद्ध तरीके से ये जांच रखी गई थी और उसमें भी विधिक राय ली गई थी ताकि किसी के भी अधिकार का हनन ना हो। क्योंकि देखिए, हमारी प्राथमिकता ये है, आप तो ठीक है, आप बोल रहे हैं कि आप अपने बात नहीं कर रहे, दूसरों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट बात करूं क्योंकि बहुत यहाँ पे जैसे अवतार सिंह रावत जी की भी मैं बात करूं, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं और काफी इस विषय में इनको नॉलेज भी है, बहुत पुराने हमारे वरिष्ठ व्यक्ति भी माने जाते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि देखिए, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार हुआ, चाहे कुंजवाल जी ने किया, अगर अग्रवाल जी उस श्रेणी में आ रहे हैं तो भ्रष्टाचार ही रहेगा, बदलेगा तो नहीं। भाजपा में ये डेफिनेशन नहीं बदली जाती है कि अगर कहीं पे गलत हुआ है तो वो अब अगर हमारे अपने व्यक्ति हैं तो वो चेंज हो जाएगी डेफिनेशन। भ्रष्टाचार की डेफिनेशन तो भ्रष्टाचार की रहेगी। किस मेहनत से यहाँ की बहनों ने, यहाँ के लोगों ने कैसे करके राज्य को लिया है, आप सब गवाह हैं। और दर्शन डोभाल जी की तो बात मैं इसलिए नहीं यहाँ पे ज्यादा महत्व दूंगी क्योंकि वो कितना जानते हैं कांग्रेस को और कितना जानते हैं भाजपा को, उनके वक्तव्य से साफ झलक रहा है। उनको खाली आरोप लगाना है। लेकिन रावत जी की जो बात है, निश्चित रूप से देखिए, हमारा मेन जो मकसद है, जो हमारी प्राथमिकता है, वो यही है कि अगर गलत तरीके से नियुक्तियां हुई, बैकडोर से हुई, क्योंकि ये जो 2000 से बात अभी सेमवाल भाई जी ने भी करी यहाँ पे, देखिए पहले क्या होता था, जैसे ही उत्तराखंड बना तो लोगों ने जो नियमावली बननी चाहिए थी, जो उस टाइम पे पॉलिसीज बननी चाहिए थी, एक छोटे प्रदेश के हिसाब से जो वहां पे गाइडलाइंस होनी चाहिए थी, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने किस पे ध्यान दिया? कुर्सी पर। कुर्सी पे सबकी निगाह रही कि ये मुझे मिल जाए, ये मेरी पार्टी बन जाए, ये ऐसा हो जाए। राज्य बनने से पहले वो सब खिलाफत में थे। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारी लाश पे उत्तराखंड बनेगा, लेकिन इन्होंने अपनी जान को आगे रख के इन्होंने गाइडलाइंस नहीं बनाई ताकि हमारी जनता जनार्दन को उसका फायदा मिले। एनडी तिवारी जी की ये बहुत बात करते हैं। एनडी तिवारी जी को बोलते थे कि भाई कहाँ आपने ट्रक का पहिया जो है मारुति में लगा दिया, कहाँ उत्तराखंड में उनको बना दिया। लेकिन आप बताइए, जब इतने बड़े दिग्गज, उस समय जब गाइडलाइंस नहीं बनी, उस टाइम पे पॉलिसीज नहीं बनी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनी, क्योंकि सबका जो कांग्रेस पार्टी में जो दिग्गज थे ना उस टाइम पे, उनको ये लगा कि बस कुर्सी हथियाना है। हमने तो ये भी कहा था, हमारे आंदोलनकारी, क्योंकि मैं खुद आंदोलनकारी परिवार से हूँ, हमारे लोगों ने तो ये भी कहा कि भाई इसको जो है अभी राज्य छोड़कर अब एक विशेष जो है दर्जा दिया जाए हिमाचल की तरह, ताकि हम लोग जो है ग्रो करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो राज्य बनने से कैसे कर पाएंगे जब हम प्रेमचंद अग्रवाल जी जैसे जिस वक्त अभी भी वो आपकी कैबिनेट में हैं और तमाम आरोप लग रहे हैं कि उनको क्यों नहीं हटाया गया? कब तक जांच होगी, कब तक चीजें देखिए कब तक होंगी? सुनीता जी देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को सवाल तो होगा ही, लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई वो अगर इस तरीके से उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उनको इतना प्रमोट किया जाएगा, तो कैसे आदमी मान लेगा कि आप उनको घेरे में भी रख रहे हैं इसमें?
नहीं नहीं, देखिए अंधेरे में कुछ नहीं है, सब चीजों सब मैटर्स पे जो है वो राजेश जी विचार कुछ चल कहना रहा है, चाहते हैं, मंथन ठीक है। चल रहा है। लेकिन यहाँ पे बात ये है ना कि जैसे सेमवाल भाई ने भी यहाँ पे बोला, बाकी लोगों ने भी कहा कि सभी लोगों ने उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लोगों को रखा गया, क्योंकि क्राइटेरिया था ही नहीं, अपने आप बनाया सबने, और अपने आप बनाया तो बाद में फिर उनको जवाब देना भी पड़ रहा है। तो अब जरूरत है कि एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाए। अगर कोई शोध अधिकारी बनता है तो भाई एजुकेशन क्या है शोध अधिकारी की, क्या उसने उसमें एक्सपर्टीज की है कि उस वजह से उसको वो शोध अधिकारी रखा जाए, और कौन से आज तक शोध हुए वहां पे, ये भी तो बात है ना कि अगर हम किसी फील्ड में अगर रिन्यूएबल एनर्जी में विंड एनर्जी का कोई एक्सपर्ट रखते हैं तो वो देखता है कि भाई क्या यहाँ पे विंड का वो फ्रीक्वेंसी है, किस तरीके की इंटेंसिटी है, क्या एयर ठीक का है, यहाँ पे सुनीता जी रुक जाए। जी जी जी, सही कह रहे हैं भाई। थोड़ा सा विधानसभा की ओर से फिर से मोड़ते हैं इसको। हम ये कह रहे हैं विधानसभा में रितु खंडूरी ने 5 नियुक्तियां कर दी, प्रेमचंद अग्रवाल ने कुछ ज्यादा की होंगी। जी हाँ जी, सही कह रहे हैं। कुंजवाल जी ने और ज्यादा की होंगी। ठीक है, अगर किसी ने 1 हत्या की है उसके लिए भी उतना ही दंड है, और 10 हत्याएं की है उसके लिए भी उतना ही दंड है। ठीक है राजेश जी, एक सेकंड रुक जाइए, सेमवाल जी को सुन लेते हैं। सेमवाल जी कंटिन्यू करिए प्लीज। मैं ये कह रहा था कि अगर रितु खंडूरी जी भेदभाव नहीं करती, ठीक है, शुरू से लेकर के आखिर तक पे एक ही चाबुक चलाती, तो हम लोग भी ज्यादा सवाल नहीं उठाते। हम लोग भी मानते कि चलो प्रोसीजरल हो गया, गलती प्रोसीजरल हो सकती है, लेकिन मैडम की नीयत साफ है। यहाँ तो नीति पे भी सवाल है और नीयत पे भी सवाल है, और साथ साथ जो नियति होनी है इस पूरे मामले की, उस पे भी एक बड़ा सवाल है। और मैं एक बड़ी बात कहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा बेटा, मुझे केवल 1 मिनट दीजिएगा बोलने का। इन भर्तियों को तो उत्तराखंड के लोग थे, बिना क्राइटेरिया के किया ना, जैसे सबने करते आए वैसे इन लोगों ने भी किया। मैडम ने उठा के इनको बाहर कर दिया। ओके, ठीक है। रितु खंडूरी जी के जो पिता हैं भुवन चंद्र खंडूरी, मेरे पास एविडेंस है सबके, इन्होंने नेपाल के लोगों का अपने पौड़ी स्थित आवास पे फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाया, कंप्यूटर से स्कैन करके इनके जाली हाई स्कूल के सर्टिफिकेट बनाए। राम सिंह परजोली और नारायण सिंह अधिकारी इनके घर में नौकर थे, ये भांडे बर्तन मांजते थे भुवन चंद्र खंडूरी के घर में। इन्होंने क्या किया, नेपाल के नौकर थे, पहले अस्थायी निवास प्रमाण पत्र अपने एड्रेस पे फर्जी बनवाया, फिर कंप्यूटर से निकाल करके मार्कशीट फर्जी बनवाई। मेरे पास है एविडेंस, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपके चैनल पे। उसके बाद इन्होंने एक आदमी को अपने संस्कृति शिक्षा विभाग में परीक्षा में बिठाया और एक नेपाली नौकर को अपना सूचना विभाग में नौकरी परीक्षा में बिठाया, और जब वो दोनों वहां से सेलेक्ट हो गए तो उठा के वापस फिर अपने घर में बर्तन धोने के काम पे लगा दिए। तनख्वाह सूचना विभाग और संस्कृति विभाग से जाती रही। आदमी ये नेपाल के थे, सर्टिफिकेट फर्जी थे, अस्थायी निवास प्रमाण फर्जी थे, और ये शान से जो है भुवन चंद्र खंडूरी के घर में पहले भी नौकरी करते थे, बाद में भी नौकरी करते रहे। हम कह रहे हैं कि रितु खंडूरी जी या भाजपा की प्रवक्ता क्या इस पे एक शब्द कहेंगी कि इस पे क्या एक्शन लेंगी? अरे वो तो उत्तराखंड के ही थे, उन्हीं के बच्चे थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने राज्य आंदोलन में भाग लिया, जिन पे मुकदमे लगे, जिनकी शादी हुई, उन्हीं के तो बच्चे थे। पर तुम नेपाल से, तुम्हारे पापा नेपाल से लाएंगे यहाँ, और तुम खुद मैडम यूपी पटना बिहार से लाओगी, और बातें करोगे तुम दोनों ईमानदारी की, और फिर बोलोगे खंडूरी है जरूरी। ये क्या बात होगी? ये समझ में नहीं आती बात। सुनीता जी जी जी, देखिए यहाँ पे ये जो विषय इन्होंने नेपाल का बताया, ये तो हमने कभी नहीं सुना, आज सेमवाल जी पहली बार बता रहे हैं, और अगर इसमें सच्चाई है तो मुझे लगता है और शिव प्रसाद जी के पास सबूत भी हैं, तो वो भी उनसे ले लीजिएगा प्लीज। मेरे पास सबूत है मैडम। जो इन्होंने यहाँ पे ये बात कही है, और अगर ये इसमें सच्चाई है तो इससे जवाबदेही होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये जो जितनी भी भर्तियां हुई है, इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि भाई एडवर्टीजमेंट होता, एडवर्टीजमेंट के बाद भी तो अप्रोच लगता है ना मैडम, हम क्या जानते नहीं है। लेकिन मेन बात है कि थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी जो विभागीय होती है वो हर किसी को करनी चाहिए थी, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई अगर आज हमारे भाई को, हमारी बहन को, जिनके माँ बाप ने जो आंदोलन में जो शहीद हो गए, अगर उनको प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, और अगर उसका प्रिविलेज बाहर के लोग ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से दुखद बात है। लेकिन बात ये भी है कि जब इनका अपना, मैं यहाँ पे जैसे जिस प्रकार से इन्होंने ये खंडूरी जी की बात करी, खंडूरी जी क्यों थे जरूरी वो हम सबको पता है, उन्होंने कितने बड़े बड़े निर्णय लिए प्रदेश में, और इसीलिए उनको ईमानदारी के तौर पे भी एक हेल्दी पॉलिटिशियन के बारे में जाना जाता है। आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी पॉलिटिशियन के साथ में, क्योंकि उन्होंने ये जो चीजें हुई हैं
प्रेसिपिटेट हुई पटल पे, जी तो जैसे सभी को ये ज्ञान भी है कि ये प्रक्रिया जो थी, पहले भी वैसे यूपी के रूल थे, हमने कई रूल अडॉप्ट किए, भर्ती के नियम थे, 2011 में फिर फ्रेम हुए। इन भर्तियों में शुरू से जब 2000 से जब से राज्य बना तब से लगातार इसी प्रक्रिया से आ रहे, तो उस समय ये हालात नहीं थे। कुंजवाल जी के टाइम में एक हुआ कि इन्होंने विधानसभा गैरसैंण में बना दी। गैरसैंण में बनाई, भर्तियां बहुत थी, वैकेंसीज बहुत थी, उन वैकेंसी के अगेंस्ट इन्होंने ये बिना एक इसमें एक कमी थी, बिना एडवर्टीजमेंट के, और ये एक पीआईएल फाइल हुई थी, चंदोला, एक मिस्टर चंदोला ने पीआईएल फाइल की थी सुप्रीम हाई कोर्ट में, मैं खुद उसमें काउंसिल था। तो उसमें केएम जोसेफ साहब जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक डिटेल 30 पेज का उन्होंने ऑर्डर दिया, और उस समय भी उनके जो डॉक्यूमेंट थे, टेस्टिमोनियल्स थे कैंडिडेट्स के, वो मंगाए गए। तो ये पाया गया कि वो मिनिमम जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है एज पर दी रिक्रूटमेंट रूल्स, वो उन लोगों की थी, लेकिन एक चीज नहीं हुई थी, क्योंकि अर्जेंसी का जो क्लॉज 187 कॉन्स्टिट्यूशन में देते हैं उसको कि जो विधानसभा के स्पीकर होते हैं उनको अर्जेंसी की सिचुएशन को कैसे बीट आउट करें। तो जब गैरसैंण में विधानसभा बनी तो उसमें उनको लगा कि अब 2 जगह विधानसभाएं बननी है, हमने चुनाव से पहले विधानसभा चलानी है, बिल्डिंग बन गई है, तो उस अर्जेंसी क्लॉज में उन्होंने भर्ती की। वो हाई कोर्ट ने एग्जामिन किया, हाई कोर्ट ने ये पाया कि इन लड़कों की भर्ती एडॉक। अनम्यूट करें खुद को प्लीज। तो फिर हाई कोर्ट ने 29 में खुद ये कहा कि इनके जितने टेस्टिमोनियल्स हैं उनको देखा जाए, और एक कमेटी बने, सिलेक्शन कमेटी का जो प्राविधान होता है, सिलेक्शन कमेटी बने, और कमेटी इसको फिर री एग्जामिन करे। तो हम ये कह रहे हैं कि इसके बाद, जैसे अग्रवाल जी के टाइम में ऐसी अर्जेंसी क्लॉज नहीं थी, ना किसी कोर्ट ने उसको एग्जामिन किया, तो जो आज की वर्तमान स्पीकर हैं उन लोगों को हाई कोर्ट के जजमेंट, डिवीजन बेंच हाई कोर्ट के जजमेंट को भी देखना चाहिए था, उसमें क्या क्या डायरेक्शन दिए हैं, और उसके बाद कैसे ये कार्रवाई करें। जो कार्रवाई उन्होंने की कि एक दिन कहा कि आप जाओ, बाहर जाओ, कोई रीजन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, किस कारण से नहीं दिया। 6 साल आफ्टर हैविंग एग्जामिन्ड बाय द हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट फाइंड देम कि ये सही है, और उसके बाद बिना शो कॉज दिए, बिना बताए उनको निकाल दिया। ये भी इन लोगों को एग्जामिन करना चाहिए था। अगर कानून की विधि की बात करते तो विधि सम्मत होना चाहिए था, आपने तो आर्बिट्ररी किया। और ये जो अभी एक वक्ता साहब, मैं आई एम सॉरी आई फॉरगॉट हिज नेम, वो जो बता रहे थे कि ये खबर यहाँ है, इन्होंने कई लोगों को हटाया नहीं, और कुछ लोग बाहर के 5-7 लोग इन्होंने खुद ऐसे इसी प्रक्रिया से भर लिए, और लोग ने पूछा तो कहा भाई ये मेरा पर्सनल स्टाफ है। हाँ, उन्होंने लेकिन उसका जस्टिफिकेशन भी दिया था, उन्होंने कहा ये मेरा पर्सनल स्टाफ है और जब तक मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ तब तक ये मेरे साथ है, उसके बाद ये वापस चले जाएंगे। तनख्वाह तो कंसोलिडेटेड फंड से जाएगी ना, स्टेट के पैसा तो स्टेट से जाएगा। ठीक है, सुनीता जी जवाब दीजिए। देखिए, जो इन्होंने अभी 4 लोगों की जो बात हुई है वो 7 नहीं है, 4 लोग हैं, जहाँ पे जो सेमवाल जी बोल रहे थे कि दिल्ली से लाए गए, इधर से लाए गए, उधर से लाए गए, उत्तराखंड के भी उसमें है, और साफ तौर पे उसमें विधानसभा अध्यक्ष ने यही बोला है कि उनका निजी स्टाफ है और वो रेगुलर नहीं है यहाँ पे। लेकिन जिस प्रकार से अवतार जी भी बोल रहे हैं कि सैलरी यहाँ से जाएगी, निश्चित रूप से यहीं से जाएगी, वो तो हम सभी को मालूम ही है। लेकिन मेन बात ये है कि जो उनकी क्लैरिफिकेशन थी वो ये थी कि उनका ये निजी स्टाफ है और उनका विशेष अधिकार है कि वो अपने निजी स्टाफ में कहाँ से व्यक्ति को ले और किस तरह के व्यक्ति को ले। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो सवाल ये भी उठा रहे हैं ना कि भाई वो तो क्या है, करवा चौथ मनाने दिल्ली जाती हैं। अरे भाई, जब उनका परिवार दिल्ली रहता है तो वो करवा चौथ कहीं भी मनाए, आप इतना पर्सनल नहीं जाना चाहिए। पर्सनल नहीं जाना चाहिए, हम तो सिर्फ कह रहे हैं रूल ये परमिट नहीं करता है कि विधानसभा नहीं, सेमवाल जी ने कहा ना। ठीक है, शिव प्रसाद जी कंटिन्यू करिए। सुनीता जी सुन लेते हैं जरा शिव प्रसाद जी को। एक मिनट। ये प्रदेश की जनता है और प्रदेश की जनता जिन्होंने वोट दिया है
वो उनको ये बोलने का अधिकार भी है अपने जनप्रतिनिधि को, जिनको चुन के भेजा है, कि भैया होली दिवाली तो कम से कम हमारे साथ रहो। वार त्योहार में तो सारे बिहार के लोग बिहार चले जाते हैं, दिल्ली की में जो गए होंगे हमारे लोग घर आ जाते हैं, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये वार त्योहार में दिल्ली चले जाते हैं। तो बोलेंगे भाई जनता को लगेगा। नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात, एक मिनट मैडम पूरी तो होने दो। दूसरी बात, पर्सनल स्टाफ क्या होता है? पर्सनल स्टाफ क्या को हमारी जनता के टैक्स के पैसे से पैसे दे रहे हो उनको तनख्वाह, पर्सनल स्टाफ 5 साल तक दोगे, और पर्सनल स्टाफ है लॉ डज नॉट परमिट, जो रूल है रिक्रूटमेंट वो लोग परमिट नहीं करता है। आप उन्हीं कर्मचारियों से पर्सनल स्टाफ लो, अलग से थोड़ा ना ले सकते हैं। अपनी तनख्वाह में से लो। और पर्सनल स्टाफ ऐसा कौन सा काम पर्सनल काम करते हैं? वो सारा काम तो ऑफिशियली करते हैं ना, विधानसभा में घूमते हैं, फाइलें चेक करते हैं, लोगों की ड्यूटी देते हैं, लोगों को काम धाम बताते हैं। और जो अधिकार नहीं होता, जो फाइलें देखने का अधिकार नहीं होता, उन फाइलों को भी देखते हैं, गोपनीय फाइलों को अपने साथ रखते हैं। क्या ये पर्सनल काम है? अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं, पैसे जनता के टैक्स के पैसे से दे रहे हैं। तो हमारा भी ये कहने का अधिकार है कि भैया जो भी आपने स्टाफ रखा, चाहे आप दिल्ली से रखो चाहे पटना से रखो, पूरा भारत एक है, लेकिन थोड़ा सा क्राइटेरिया तो फॉलो करते। एक विज्ञापन निकाल देते, 1 महीने में आपको हो सकता था उनसे बेहतरीन स्टाफ नजर आ जाता। दर्शन दिल्ली पटना वालों पे आपको भरोसा है, ठीक है। दिल्ली पटना यूपी वाले, और उत्तराखंड उत्तराखंड के लोग जिन्होंने जिन लोगों ने आपको वोट दिया उन पे भरोसा नहीं है आपको। कमाल है। ठीक है।